नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 3284 वाली वैकेंसी, जिसका पेपर 1 फरवरी को होना है, उसमें अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। और इसमें एक जो बढ़िया टॉपिक होता है, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, 4 5 6 क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। और अभी कुछ दिन पहले जो स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था, उसमें भी यूपी स्पेशल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये पीडीएफ 110 क्वेश्चन की है। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में इसी पीडीएफ से आए थे। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं। अगर आप पूरा ये वीडियो देख लेते हैं, 110 क्वेश्चन अगर आप लोग याद हो जाता है, तो ज़्यादातर चांस है कि जूनियर असिस्टेंट में भी यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन करेंट अफेयर उत्तर प्रदेश के मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया था? राष्ट्र प्रेरणा स्थल कब किया था? 25 दिसंबर 2025 को। तो ये अयोध्या दिया गया है, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये लखनऊ में किया गया था, तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर 2025 को लखनऊ स्थित बसंत कुंज योजना में निर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। यह स्थल 65 एकड़ में फैला है और इसका उद्देश्य आज़ादी के बाद के महान नायकों के आदर्शों को सम्मान देना है। विकल्पों में लखनऊ नहीं है, इसलिए इसका उत्तर ई होगा। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में निर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल में निम्नलिखित में से किन महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं? तो किसकी स्थापित की गई हैं ये बताना है आपको। पहला दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी, चौथा उपयुक्त में सभी, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन तीनों लोगों की स्थापित की गई हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। राष्ट्र प्रेरणा स्थल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। यहाँ राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को दर्शाने वाला एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली स्पेस लैब की स्थापना किस जिले में की जा रही है? उत्तर प्रदेश की पहली स्पेस लैब की स्थापना देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर या फिर नन ऑफ द अबव, तो कुशीनगर में। ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की पहली स्पेस लैब कुशीनगर के पडरौना नगर पालिका में स्थापित की जा रही है। यह लैब व्योमिका स्पेस और इसरो के सहयोग से संचालित होगी। ये भी ध्यान रखिएगा, ये लैब जो है ये व्योमिका स्पेस और इसरो के सहयोग से संचालित होगी। देवरिया के सांसद शशांक मणि की पहल पर यहाँ पहले रॉकेट लॉन्चिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, रॉकेट लॉन्चिंग प्रतियोगिता भी यहाँ पे पहले आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 22 दिसंबर 2025 को किन 2 स्थानों पर नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 22 दिसंबर 2025 को किन 2 स्थानों पर नए विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है? तो ये शाहजहांपुर और भदोही में। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में शाहजहांपुर और भदोही का नया नाम संत रविदास नगर है, को 2 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। शाहजहांपुर में स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय और भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो नाम भी याद रखिएगा, शाहजहांपुर में स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय और भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय। अगला है, नवगठित काशी विंध्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? काशी विंध्य क्षेत्र कौन सा जिला शामिल नहीं है पूछा है। वाराणसी शामिल है, गाजीपुर शामिल है, जौनपुर शामिल है, इसमें प्रयागराज शामिल नहीं है, तो यही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काशी विंध्य क्षेत्र में वाराणसी और विंध्याचल मंडल के 7 जिले जो हैं शामिल हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, वाराणसी और विंध्याचल मंडल के टोटल 7 जिले शामिल हैं। वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, इसमें प्रयागराज शामिल नहीं है। केवीआर का गठन राज्य राजधानी क्षेत्र या सीआर की तर्ज पर किया गया है। नेक्स्ट है, काशी विंध्य क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा सत्य है काशी विंध्य क्षेत्र के संबंध में? पहला दिया गया है, इसका कुल क्षेत्रफल 23,815 वर्ग किलोमीटर है। ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं, इसके कार्यकारी समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, ये भी सही है।
तीसरा दिया गया है इसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल सोनभद्र जिले का है, ये भी सही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें करेक्ट हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। केवीआर का दायरा जो है 23,815 वर्ग किलोमीटर है। इसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है सोनभद्र का है 6,788 वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम जो है चंदौली का है। केवीआर की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष जो हैं मुख्यमंत्री होंगे, जबकि प्रमुख सचिव आवास इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे, यानी सीईओ होंगे। सचिव कौन होगा? प्रमुख सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमुख सचिव आवास। वाराणसी में संचालित देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? वाराणसी में संचालित पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी, तो किस कंपनी द्वारा? तो ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का संचालन 11 दिसंबर 2025 को वाराणसी में शुरू हुआ। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी है, इसका संचालन 11 दिसंबर 2025 को वाराणसी में हुआ। इस स्वदेशी हाइड्रोजन पोत का निर्माण जो है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ है। यह नमो घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक चलती है। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। गलत कथन का चयन करना है। पहला दिया गया है यह 24 मीटर लंबा कैटामरान है, सही है। इसमें 50 यात्री बैठ सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। यह 7 से 9 समुद्री मील की गति से चल सकती है, सही है। यह एक बार चार्ज करने पर 24 घंटे तक चल सकती है, तो इसमें गलत कथन पूछा है, तो यही यहाँ पे गलत हो जाएगा। यह हाइड्रोजन ईंधन से 8 घंटे तक चल सकती है, तो इसमें 24 घंटे लिखा है, जबकि ये हाइड्रोजन ईंधन से केवल 8 घंटे तक चल सकती है, ना कि 24 घंटे। यह 24 मीटर लंबी है, 50 यात्रियों की क्षमता है और गति 7 से 9 समुद्री मील है। ये पीडीएफ जो है यूपी स्पेशल बाई कृष्णा ग्रुप से लिया गया है, काफ़ी अच्छा चैनल है। वहाँ पे यूपी स्पेशल के बारे में काफ़ी अच्छे आपको पीडीएफ देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए आप लोगों के लिए मैं इस पर वीडियो लेके आ गया, जिससे आप सभी को फ़ायदा हो। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने 31 अक्टूबर 2025 को लखनऊ को अपने क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क यूसीसीएन में किस श्रेणी के तहत शामिल किया है? ये क्वेश्चन आया था अभी किसी परीक्षा में, तो किस में शामिल किया है? तो ये गैस्ट्रोनॉमी, पाक कला में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी पाक कला में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है। लखनऊ अपने लजीज जायकेदार खानपान के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही भारत के कुल 9 शहर अब इस नेटवर्क में शामिल हो गए हैं। भारत के कुल कितने शहर? 9 शहर। नेक्स्ट है, स्पेस लैब परियोजना की लागत राशि कितनी है जो कुशीनगर में स्थापित की जा रही है? स्पेस लैब परियोजना की लागत राशि पूछा गया है जो कुशीनगर में स्थापित की जा रही है। 25 लाख दिया गया है, 50 लाख, 1 करोड़, 10 लाख, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। कुशीनगर की पडरौना नगर पालिका 15 लाख रुपए की लागत से प्रदेश की पहली स्पेस लैब स्थापित कर रही है। चूंकि विकल्प में 15 लाख नहीं है, तो यही हो जाएगा। तो 15 लाख में स्पेस लैब कुशीनगर में स्थापित किया जा रहा है। यूनेस्को ने वर्ष 2025 में क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में किस नई श्रेणी को जोड़ा है? किस नई श्रेणी को जोड़ा है यूसीसीएन में? डिजिटल आर्ट्स, आर्किटेक्चर, फैशन डिजाइन, गेमिंग। तो ये आर्किटेक्चर, वास्तुकला को जोड़ा है। यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क पहले 7 श्रेणियों में था। पहले ये 7 श्रेणियों में था। वर्ष 2025 में आर्किटेक्चर, वास्तुकला को 8वीं श्रेणी के रूप में इस नेटवर्क में शामिल किया गया है। अन्य श्रेणियां हैं शिल्प एवं लोक कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया कला और संगीत। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन में शामिल भारतीय शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? जयपुर का शिल्प एवं लोक कला 2015 में करेक्ट है। मुंबई फिल्म 2019 सही है। हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी 2019 सही है। कोझिकोड संगीत 2023, तो यही वाला गलत सुमेलित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोझिकोड को 2023 में साहित्य श्रेणी में शामिल किया गया था, ना कि संगीत श्रेणी में। तो कोझिकोड को 2023 में शामिल किया गया था साहित्य श्रेणी में, ना कि संगीत श्रेणी में। संगीत श्रेणी में ग्वालियर 2023, चेन्नई 2017 और वाराणसी 2025 शामिल हैं। अगर संगीत श्रेणी की बात करें तो ग्वालियर को शामिल किया गया था 2023 में, चेन्नई को 2017 में और वाराणसी को 2025 में। लखनऊ के शामिल होने के बाद अब भारत में के कुल 9 शहर इस नेटवर्क में हैं,
वैश्विक स्तर पर अब 408 शहर इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए अनुपूरक बजट यानी सप्लीमेंट्री बजट का आकार कितना है? ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24,496.98 करोड़ रुपए। कितना? 24,496.98 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 दिसंबर 2025 को 24,496.98 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। यह मूल बजट 8,08,736.06 करोड़ का 3.03% है। अब कुल बजट जो है 8,33,235.04 करोड़ रुपए का हो गया है। तो वित्त मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? सुरेश खन्ना है। उत्तर प्रदेश के अनुपूरक बजट 2025-26 में किस क्षेत्र के लिए सर्वाधिक धनराशि आवंटित की गई है अन्य मद को छोड़कर? पावर सेक्टर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, औद्योगिक विकास, नगर विकास। तो सबसे ज़्यादा किस में? ये सबसे ज़्यादा औद्योगिक विकास में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अनुपूरक बजट में औद्योगिक विकास के लिए सर्वाधिक 4,874 करोड़ 4874 करोड़ रुपए सबसे ज़्यादा औद्योगिक विकास के लिए एक आवंटित किए गए हैं। इसके बाद पावर सेक्टर के लिए 4,521 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य के लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फिर ध्यान दीजिए, औद्योगिक विकास के लिए 4,874 करोड़, पावर सेक्टर के लिए 4,521 और स्वास्थ्य के लिए 3,500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम कहाँ लॉन्च किया है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम कहाँ पे लॉन्च किया है? तो ये दुहाई डिपो गाजियाबाद। 12 नवंबर 2025 को NRCTC ने गाजियाबाद के दुहाई स्थित नमो भारत डिपो में भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम लॉन्च किया। इसका उद्देश्य कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 70% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना है। नेक्स्ट है, NCRTC द्वारा स्थापित सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम की तकनीकी विशेषताओं के बारे में सत्य कथन चुनें। कौन सा सही है बताना है। पहला दिया गया है, यह 70 मीटर लंबे ट्रैक हिस्से पर लगाया गया है, करेक्ट है। दूसरा, इसमें 28 सौर पैनल लगाए गए हैं, बिल्कुल सही है। इसकी कुल क्षमता 15.4 किलोवाट है, सही है। इससे प्रतिवर्ष लगभग 16 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा। तो ये चारों चीज़ें सही हैं, तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित प्लेज पार्क योजना, क्या प्लेज पार्क योजना के तहत यदि संपर्क मार्ग की चौड़ाई 7 मीटर है तो किस श्रेणी के उद्योगों को अनुमति मिलेगी? तो ये केवल ग्रीन और ऑरेंज कैटेगरी के जो है उद्योगों को अनुमति मिलेगी। 14 नवंबर 2025 को हुए संशोधन के अनुसार यदि संपर्क मार्ग की चौड़ाई 7 मीटर है तो प्लेज पार्क में सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज कैटेगरी के उद्योगों को अनुमति मिलेगी। यदि चौड़ाई 12 मीटर या अधिक है तो सभी श्रेणियों को मंजूरी होगी। प्लेज पार्क योजना के तहत विकास प्राधिकरणों के नोटिफाइड क्षेत्र से बाहर विकसित होने वाले पार्कों के लिए मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार किसे होगा? तो प्लेज पार्क योजना के तहत विकास प्राधिकरणों के नोटिफाइड क्षेत्र से बाहर विकसित होने वाले पार्कों के लिए मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार किसे होगा? ये आयुक्त एवं निदेशक उद्योग। नोटिफाइड क्षेत्र के बाहर विकसित होने वाले पार्कों के लिए मानचित्र स्वीकृत करने हेतु आयुक्त एवं निदेशक उद्योग अथवा उनके द्वारा नामित प्राधिकारी अधिकृत होंगे। नोटिफाइड क्षेत्र के अंदर यह कार्य विकास प्राधिकरण करेगा। नेक्स्ट है, प्लेज पार्क योजना के संशोधन के अनुसार यदि पार्क का क्षेत्रफल 15 से 50 एकड़ के बीच है तो राज्य सरकार का कौन सा विभाग 2.5 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण कराएगा? तो ये ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लोक निर्माण विभाग, मंडी परिषद, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या फिर कोई नहीं। तो इसमें लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका डिटेल देख लेते हैं। यदि प्लेज पार्क का क्षेत्रफल 15 से 50 एकड़ के बीच है तो राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग यानी PWD द्वारा प्लेज पार्क तक 2.5 किलोमीटर सड़क निर्माण कराया जाएगा। साथ ही नोटिफाइड क्षेत्र के बाहर पार्कों पर कोई विकास शुल्क नहीं लगेगा, जबकि भीतर 25% शुल्क देय होगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के पहले रिवर सेल के गठन को मंजूरी मिली है?
देश के पहले रिवर सील के गठन को मंजूरी मिली है? वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या। कौन सा हो जाएगा? गोरखपुर में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से मंजूरी मिलने के बाद दिसंबर 2025 में गोरखपुर में देश के पहले रिवर सेल के गठन का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और नदियों का संरक्षण है। नेक्स्ट है, गोरखपुर में स्थापित किए जा रहे रिवर सेल के वित्त पोषण का मॉडल क्या है? तो इसमें 90% जो है NMCG और 10% नगर निगम। गोरखपुर में बनने वाले रिवर सेल पर आने वाले खर्च का 90% जो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG के तहत और 10% नगर निगम वहन करेगा। इसका उद्देश्य जल स्रोतों को जीवित करना और बाढ़ के दुष्प्रभावों को कम करना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रमय जिले कल्याण सिंह नगर के गठन की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कब की? ये कब की बताना है। 25 दिसंबर 2025, 29 अक्टूबर 2025, 14 नवंबर 2025 या फिर 2 अक्टूबर 2025? तो ये 29 अक्टूबर 2025 ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 अक्टूबर 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्मृति में राज्य का क्षेत्रमय जिला बनाने की घोषणा की। कल्याण सिंह प्रदेश के 2 बार 1991-92 और 1997-99 से मुख्यमंत्री रहे थे। नवगठित कल्याण सिंह नगर जिले निम्नलिखित में से कौन सी तहसीलें शामिल की जाएंगी? तो इनमें से कौन सी तहसीलें शामिल की जाएंगी? अतरौली, गंगीरी और डिबोई। यह जिला अलीगढ़ जिले के अतरौली और गंगीरी तहसील तथा बुलंदशहर जिले के डिबाई तहसील को मिलाकर बनाया जाएगा। अतरौली कल्याण सिंह का जन्मस्थान और निर्वाचन क्षेत्र था। 27वें दिव्य कला मेले का आयोजन 15 से 23 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया था दिव्य कला मेले का आयोजन। 27वें दिव्य कला मेले का आयोजन लखनऊ में 15 से 23 नवंबर 2025 तक किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने किया। इसमें 18 राज्यों के लगभग 100 दिव्यांग शिल्पियों ने भाग लिया था। भारत सरकार ने देश के पहले वन विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। कहाँ पे? तो ये गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में भारत सरकार ने देश के पहले वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना की। भारत सरकार ने दिसंबर 2025 में देश के पहले वन विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए राज्य बजट में जो है 50 करोड़ रुपए प्रारंभिक आवंटन किया गया है। गोरखपुर में प्रस्तावित वन विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा गया है। पहला दिया गया है, यह लगभग 125 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा। करेक्ट है। यह जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के निकट स्थित होगा। बिल्कुल करेक्ट। इसमें 500 छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा होगी। सही है। इसका उद्देश्य वानिकी और वन्यजीव संरक्षण में कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। ये भी सही है। तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। यह परिसर 125 एकड़ में जटायु संरक्षण केंद्र के पास बनेगा। इसमें वानिकी, कृषि वानिकी, वन्यजीव संरक्षण आदि पाठ्यक्रम संचालित होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास इकाई निर्माण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नोएडा में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 30 अगस्त 2025 को नोएडा में भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। यह भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। नोएडा में स्थापित टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री किन कंपनियों की साझेदारी से स्थापित की गई हैं? तो ये ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड, इन 2 कंपनियों के सहयोग से। यह संयंत्र ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स और अमेरिका के कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड की साझेदारी से स्थापित किया गया है। यहाँ बनने वाला ग्लास इंजीनियर्ड बाय कॉर्निंग ब्रांड के तहत तैयार होगा। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 को कैबिनेट ने कब मंजूरी दी? तो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 को कैबिनेट ने 2 सितंबर 2025 को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 2 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स निर्माण के गढ़ के रूप में विकसित करना है। दिव्य कला मेले के इतिहास के संदर्भ में इस श्रृंखला का पहला मेला आयोजित किया गया था।
मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर, वाराणसी। तो ये नई दिल्ली 2022। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा पहले दिव्य कला मेले का आयोजन 2 से 6 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। लखनऊ में आयोजित मेला इस क्रम का 27वां मेला था। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 की प्रभावी अवधि क्या है? तो इसका प्रभाव कब तक रहेगा? 1 अप्रैल 2025 से 6 वर्ष तक। यह नीति 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और अगले 6 वर्षों तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य चीन पर निर्भरता कम करना और उत्पादों की लागत घटाना है। अगला क्वेश्चन है, इस नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के तहत पहले चरण में किन घटकों के निर्माण पर फोकस किया जाएगा? पहला है डिस्प्ले मॉड्यूल और कैमरा मॉड्यूल, सही है। बैटरी सेल 10,000 mAh तक, सही है। पॉलीकार्बोनेट कवर और एनक्लोजर, सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट, सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नीति के तहत पहले चरण में 11 महंगे कंपोनेंट्स बनाने पर फोकस होगा। इसमें डिस्प्ले मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट्स, बैटरी सेल और पॉलीकार्बोनेट कवर आदि शामिल हैं। उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 का प्रमुख लक्ष्य वर्ष 2030 तक निर्यात को बढ़ाकर कितना करना है? 100 अरब डॉलर, 25 अरब डॉलर, 50 अरब डॉलर, 75 अरब डॉलर या फिर में से कोई नहीं। तो ये टोटल 50 अरब डॉलर करना है। इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक पंजीकृत निर्यातकों की संख्या 50% वृद्धि करना और प्रदेश के निर्यात को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। इसके लिए 882 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की नई निर्यात नीति के तहत पहली बार किन मदों पर सब्सिडी का प्रावधान किया गया है? हवाई जहाज से माल ढुलाई पर, डाकघर निर्यात केंद्र से होने वाले निर्यात पर, ECGC कवरेज होने पर, केवल बी और सी। तो केवल बी और सी हो जाएगा, डाकघर निर्यात केंद्र से होने वाले निर्यात पर और ECGC कवरेज पर होने वाले खर्च पर। नीति के तहत पहली बार डाकघर निर्यात केंद्र से होने वाले निर्यात और ECGC कवरेज पर होने वाले खर्च पर सब्सिडी दी जा रही है। या छोटे निर्यातकों और स्टार्टअप्स के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में पहली बार रेलवे ट्रैक के बीचों बीच सोलर पैनल कहाँ लगाए गए हैं? रेलवे ट्रैक के बीचों बीच सोलर पैनल कहाँ पे लगाए गए हैं? तो बनारस रेल इंजन कारखाना BLW वाराणसी। देश में पहली बार बनारस रेल इंजन कारखाना BLW में रेलवे ट्रैक के बीचों बीच सोलर पैनल लगाए गए हैं। इसका उद्घाटन 15 अगस्त 2025 को महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने किया था। बनारस रेल इंजन कारखाने में स्थापित सोलर ट्रैक प्रोजेक्ट की क्षमता और तकनीकी विवरण के बारे में सही कथन चुनें। तो यहाँ 70 मीटर लंबे ट्रैक पर पैनल लगाए गए हैं, सही है। इसकी पीक क्षमता 15 किलोवाट है, सही है। इसमें कुल 28 पैनल स्थापित हैं, सही है। कंपन कम करने के लिए रबर माउंटिंग पैड का उपयोग किया गया है। तो ये चारों सही हो जाएंगे। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। 70 मीटर ट्रैक पर 28 पैनल लगाए गए हैं जिनकी क्षमता 15 किलोवाट है। ट्रेन गुजरने से उत्पन्न कंपन को कम करने के लिए रबर माउंटिंग पैड का उपयोग किया गया है और पैनलों को एपॉक्सी एडहेसिव से चिपकाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 का प्रारूप सदन में कब प्रस्तुत किया था? तो ये 14 अगस्त 2025 को प्रस्तुत किया था। मुख्यमंत्री ने 14 अगस्त 2025 को विजन डॉक्यूमेंट 2047 का प्रारूप सदन में प्रस्तुत किया। इसमें वर्ष 2047 तक प्रति व्यक्ति आय 26 लाख रुपए वार्षिक करने का संकल्प है। अगला क्वेश्चन है, विजन डॉक्यूमेंट 2047 के अनुसार उत्तर प्रदेश को किस वर्ष तक 10 खरब डॉलर $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक। $1 ट्रिलियन यानी 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था 2030 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दस्तावेज में वर्ष 2030 तक प्रदेश को 10 खरब डॉलर $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए अगले 5 वर्षों में विकास दर को 14-15% से बढ़ाकर 20% तक पहुंचाना होगा। विजन डॉक्यूमेंट 2047 का खाका किन 3 मुख्य थीम्स पर आधारित है? शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि उद्योग सेवा, अर्थशक्ति, सृजन शक्ति, जीवन शक्ति। तो यही करेक्ट हो जाएगा। अर्थशक्ति,
सृजन शक्ति और जीवन शक्ति। यह प्रस्ताव 3 मुख्य थीम पर आधारित होगा: अर्थशक्ति यानी इकोनॉमिक पावर, सृजन शक्ति क्रिएटिव पावर और जीवन शक्ति लाइफ पावर। इसके अंतर्गत 12 प्रमुख सेक्टर होंगे जो ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन और टैलेंट पर आधारित होंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 में सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर के किन नए आयामों को निर्यात बढ़ाने के लिए शामिल किया गया है? उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 में पहला दिया गया है शिक्षा एजुकेशन, दूसरा मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, तीसरा पर्यटन व आतिथ्य, चौथा परिवहन और लॉजिस्टिक सेवाएं। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए क्षेत्रों की पहचान की गई है। इसमें परंपरागत उत्पादों के साथ ही सेवा क्षेत्र में शिक्षा, मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, परिवहन, लॉजिस्टिक सेवाएं, पर्यटन व आतिथ्य प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण मथुरा रिफाइनरी, पनकी कानपुर, खनीमपुर गोरखपुर, जगदीशपुर अमेठी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये खनीमपुर गोरखपुर में इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अगस्त 2025 को गोरखपुर के खनीमपुर के में टोरेंट समूह के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण किया। यह उत्तर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा प्लांट है। पहला जो है कांडला गुजरात में है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। गोरखपुर में स्थापित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के उत्पादन क्षमता गोरखपुर में स्थापित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की उत्पादन क्षमता और तकनीकी विशेषताओं के संबंध में सत्य कथन है। सत्य कौन सा है ये बताना है। यह संयंत्र वार्षिक 72 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। सही है। इसमें प्राकृतिक गैस के साथ 2% तक हरित हाइड्रोजन का मिश्रण किया जाएगा। सही है। तो प्राकृतिक गैस के साथ 2% तक हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण इसमें किया जाएगा। इसकी स्थापना टोरेंट गैस और टोरेंट पावर द्वारा की गई है। बिल्कुल करेक्ट। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संयंत्र की वार्षिक क्षमता जो है 72 टन है। या प्राकृतिक गैस के साथ 2% ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण करेगा जिसे घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए सप्लाई किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार और यूके के बीच 19 अगस्त 2025 को किस नाम से छात्रवृत्ति योजना का समझौता जो है एमओयू हुआ? तो ये ट्यूनिंग अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार और यूके के एफसीडीओ के बीच समझौते के तहत ट्यूनिंग भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी यूपी राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य छात्रों को ग्लोबल लीडरशिप रोल के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट है, ट्यूनिंग अटल छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रतिवर्ष कितने छात्रों को यूके में मास्टर डिग्री के लिए भेजा जाएगा? पहला ऑप्शन है 10 छात्र, दूसरा 15 छात्र, तीसरा 20 छात्र, चौथा 25 छात्र। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इस योजना के तहत हर साल 5 छात्रों को यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह योजना 2025-26 से 3 वर्षों के लिए संचालित होगी। तो टोटल 5 लोगों को यूके भेजा जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर कितना ऋण जो है अनुमानित है? तो ये 37,500 रुपये प्रत्येक व्यक्ति पर इतना ऋण जो है अनुमानित है। कुल खर्च की बात करें तो 9 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजकोषीय स्थिति के संदर्भ में वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित राजस्व घाटा रेवेन्यू डिफिसिट कितना है? तो ये है 2.97%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित राजस्व घाटा उत्तर प्रदेश के लिए 2.97% है। भारी कर्ज के बावजूद राज्य का राजस्व घाटा 2.97% है, जो आरबीआई द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है। 2 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश के किस शहर ने प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 2000 मीट्रिक टन अवशिष्ट को प्रोसेस कर शून्य अपशिष्ट शहर जीरो वेस्ट सिटी का दर्जा प्राप्त किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सिटी लखनऊ है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। लखनऊ ने 2 जुलाई 2025 को
यह उपलब्धि हासिल की। शहर के शिवरी संयंत्र में अपशिष्ट के प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की गई। इसके लिए 106.18 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की गई थी। तो ये शून्य अपशिष्ट शहर, जीरो वेस्ट सिटी का दर्जा कौन प्राप्त किया है? लखनऊ। केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन SBM की शुरुआत कब की गई थी? ये कब की गई थी? 15 अगस्त 2014 दिया गया है, 26 जनवरी 2015, 2 अक्टूबर 2015, 1 जनवरी 2016। तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। इसे ग्रामीण और शहरी दो भागों में विभाजित किया गया था। WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉरपोरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन, WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉरपोरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन IRCH वर्कशॉप का आयोजन 6 से 8 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया था? वाराणसी, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये गाजियाबाद में किया गया था, उत्तर प्रदेश में। इस वर्कशॉप का आयोजन 6 से 8 अगस्त 2025 तक गाजियाबाद स्थित होटल फॉर्च्यून डिस्ट्रिक्ट सेंटर में किया गया। इसका आयोजन आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से हुआ। किसकी बात हो रही है? WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉरपोरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन IRCH। नेक्स्ट है, गाजियाबाद में आयोजित WHO IRCH वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये हर्बल दवाओं के लिए वैश्विक नियामक क्षमताओं को मजबूत करना। ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वर्कशॉप का उद्देश्य हर्बल दवाओं के लिए वैश्विक नियामक क्षमताओं को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के मानकीकरण को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लर्निंग बाय डूइंग LBD कार्यक्रम की शुरुआत कब की? तो ये 14 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु 14 जुलाई 2025 को लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य कक्षा 6 से 8 के छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए किस AI आधारित ऐप का शुभारंभ किया? ये 28 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए किस AI आधारित ऐप का शुभारंभ किया? त्रिनेत्र ऐप, प्रहरी ऐप, यक्ष ऐप, कवच ऐप। तो कौन सा ऐप था? ये यक्ष ऐप था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए यक्ष ऐप का शुभारंभ 28 दिसंबर 2025 को किया। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों की मॉर्निंग असेंबली में 10 मिनट तक किस चीज़ का पाठ अनिवार्य कर दिया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये समाचार पत्र, न्यूज़पेपर का जो पाठ जो है अनिवार्य कर दिया गया है। अब स्कूलों में 10 मिनट तक सुबह समाचार पत्र का पाठ किया जाएगा। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है प्रशांत कुमार जी को। ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये प्रदेश के पूर्व DGP रह चुके हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया गया? तो किस शहर में 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया गया? पहला ऑप्शन है नोएडा, दूसरा ग्रेटर नोएडा, तीसरा कानपुर, चौथा लखनऊ। तो ये ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 11 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में पहली बार दुर्लभ रेनबो वाटर स्नेक पाया गया? तो ये दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में। दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना, कौन सी योजना? कार्बन क्रेडिट योजना शुरू करने हेतु किस संस्थान के साथ समझौता किया है? ये IIT रुड़की से समझौता किया है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने IIT रुड़की के साथ मिलकर राज्य के किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद शाहजहांपुर स्थित जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो शाहजहांपुर में जो तहसील है जलालाबाद, उसका नाम परिवर्तित हो गया है, जिसको अब परशुरामपुरी कर दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 20 अगस्त 2025 को मिली मंजूरी के बाद शाहजहांपुर स्थित जलालाबाद तहसील का नाम परिवर्तित करके परशुरामपुरी कर दिया गया है। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है गोमती नगर स्टेशन, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल को हाल ही में भारत सरकार ने यूनेस्को विश्व धरोहर के दर्जे के लिए नामांकित किया? उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल को हाल ही में भारत सरकार ने यूनेस्को विश्व धरोहर के दर्जे के लिए नामांकित किया है? तो ये सारनाथ को नामांकित किया है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शाहजहांपुर में बनने वाली स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय के लिए मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट और राज्य सरकार के बीच समझौता कब हुआ? ये दोनों के बीच समझौता हुआ था। कब हुआ था? 9 सितंबर 2025 को। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शाहजहांपुर में विश्वविद्यालय स्थापना के लिए मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट और राज्य सरकार के बीच समझौता 9 सितंबर 2025 को हुआ। ट्रस्ट ने इसके लिए 20.03 एकड़ भूमि और 108.03 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकार को सौंपी है। नवगठित काशी विंध्य क्षेत्र KVR का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया है? तो ये 23,815 वर्ग किलोमीटर। टोटल 7 जिले शामिल हैं। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। काशी विंध्य क्षेत्र KVR में शामिल जिलों और उनके क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? वाराणसी 1535 वर्ग किलोमीटर, ये सही है। जौनपुर 4038 वर्ग किलोमीटर, करेक्ट है। मिर्जापुर 4521 वर्ग किलोमीटर, सही है। भदोही 2541 वर्ग किलोमीटर, तो यही गलत हो जाएगा। भदोही सबसे कम है इसमें जबकि वाराणसी से ज़्यादा दिया गया है। ये जो है गलत मिलान है। भदोही का क्षेत्रफल जो है 1015 वर्ग किलोमीटर है, ना कि 2541 वर्ग किलोमीटर। 2541 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है चंदौली जिले का है। कुशीनगर में स्पेस लैब की स्थापना किस नदी के तट पर की जा रही है? तो ये नारायणी नदी पर की जा रही है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह स्पेस नारायणी नदी के जीरो बंधा तट पर स्थापित किया जा रहा है। ये भी ध्यान रखिएगा, जीरो बंधा तट पर। कुशीनगर में आयोजित मॉडल रॉकेटरी और कैंसेट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता में कितने युवा वैज्ञानिकों ने अपने बनाए मिनी रॉकेट लॉन्च किए? तो कुशीनगर में आयोजित मॉडल रॉकेटरी और कैंसेट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता, पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पे हुआ? तो कुशीनगर में। तो कितने युवा वैज्ञानिकों ने अपने बनाए मिनी रॉकेट लॉन्च किए? तो 600 से अधिक युवा वैज्ञानिकों ने। देवरिया सांसद शशांक मणि की पहल पर आयोजित इस प्रतियोगिता में 600 से अधिक युवा वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है काशी विंध्य क्षेत्र KVR के पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन होंगे? तो CEO प्रमुख सचिव आवास होंगे। अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होंगे और CEO जो होंगे प्रमुख सचिव आवास। KVR की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगी, जबकि प्रमुख सचिव आवास प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। नेक्स्ट है समरकंद में आयोजित यूनेस्को की किस जनरल कॉन्फ्रेंस में लखनऊ को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल करने का निर्णय लिया गया? तो ये 43वीं थी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह निर्णय 31 अक्टूबर 2025 को समरकंद में आयोजित यूनेस्को की 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में लिया गया। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN में अब वैश्विक स्तर पर कुल कितने शहर शामिल हो गए हैं? तो टोटल 408 शहर इसमें शामिल हो गए हैं। भारत के 9 शहर हैं इसमें। नए 58 शहरों को मिलाकर अब वैश्विक नेटवर्क में शामिल शहरों की संख्या 408 हो गई है, जो 100 से अधिक देशों में स्थित है। उत्तर प्रदेश के अनुपूरक बजट 2025-26 में सौर ऊर्जा के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? सौर ऊर्जा की बात हो रही है उत्तर प्रदेश के अनुपूरक बजट में। 400 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, 639.96 करोड़ रुपए या फिर 1000 करोड़ रुपए? तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1000 करोड़ रुपए। सॉरी, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 500 करोड़ रुपए, ना कि 1000 करोड़ रुपए। सौर ऊर्जा के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
अनुपूरक बजट में सौर ऊर्जा के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुपूरक बजट में गन्ना एवं चीनी मिल मध्य में कितनी राशि आवंटित है? अनुपूरक बजट में गन्ना एवं चीनी मिल मध्य के लिए टोटल 400 करोड़ रुपए आवंटित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी की सौर नीति के अनुसार कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का कितना प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरा करने का लक्ष्य है? टोटल 70%। एनसीईआरटी का उद्देश्य अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 70% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना है। प्लेज पार्क योजना में संशोधन के तहत यदि किसी प्लेज पार्क का क्षेत्रफल 15 से 50 एकड़ के बीच है तो पीडब्ल्यूडी द्वारा कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जाएगा? 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2.5 किलोमीटर। राज्य सरकार का लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी 2.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराएगा। विकास प्राधिकरणों के नोटिफाइड क्षेत्र में स्थापित प्लेज पार्कों का कितना विकास शुल्क अधिरोपित किया जाएगा? विकास प्राधिकरणों के नोटिफाइड क्षेत्र में स्थापित प्लेज पार्कों पर कितना विकास शुल्क अधिरोपित किया जाएगा? तो ये 25%। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नोटिफाइड क्षेत्र में स्थापित पार्कों पर 25% विकास शुल्क अधिरोपित किया जाएगा, जबकि बाहर के क्षेत्रों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। गोरखपुर में रिवर सेल किस अन्य सेल के साथ मिलकर काम करेगा? तो ये अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल के साथ मिलकर काम करेगा। रिवर सेल अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल के साथ मिलकर काम करेगा। दिव्य कला मेला का आयोजन किस मंत्रालय विभाग के तत्वाधान में किया जाता है? संस्कृति मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग या फिर पर्यटन मंत्रालय? तो ये दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, गोरखपुर में प्रस्तावित वन विश्वविद्यालय के लिए राज्य बजट में प्रारंभिक रूप से कितनी राशि आवंटित की गई है? तो प्रारंभिक रूप से जो है 50 करोड़ रुपये आवंटित की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये देश का पहला वन विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 के तहत कितना निवेश आने का अनुमान है? तो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 के तहत कुल 50,000 करोड़ का निवेश आने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पिछले कुछ वर्षों में 1500 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात जो है पिछले कुछ वर्षों में 1500 करोड़ रुपए से बढ़कर कितना हो गया है? 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ या फिर 5 लाख करोड़। तो ये हो गया है टोटल 2 लाख करोड़, 15,000 करोड़ से बढ़कर, जिसमें आधा जो है निर्यात अकेले नोएडा से हो रहा है। उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 के क्रियान्वयन में के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो ये टोटल 882 करोड़। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश से कुल कितना निर्यात रुपयों में किया गया है? वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात हो रही है, तो कुल 1.70 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है। बनारस रेल इंजन कारखाने में सोलर पैनल किस लाइन संख्या पर स्थापित किए गए हैं? लाइन संख्या 10, लाइन संख्या 15, लाइन संख्या 19 या लाइन संख्या 22? तो ये लाइन संख्या 19 पर स्थापित किए गए हैं सोलर पैनल। यह पायलट प्रोजेक्ट बरेका की कार्यशाला की लाइन संख्या 19 पर स्थापित किया गया है। विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा के दौरान विधानमंडल के दोनों सदनों में करीब कितने घंटे कार्यवाही चली? तो कितने घंटे चली? ये टोटल 27 घंटे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोनों सदनों में करीब 27 घंटे की कार्यवाही चली, जिसका समापन सीएम योगी के संबोधन से हुआ। विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर आम जनता से सुझाव लेने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? तो सार्वजनिक स्थानों और स्कूलों में QR कोड लगाकर सुझाव के लिए सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में QR कोड लगाए जाएंगे और एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, च्योनिंग अटल छात्रवृत्ति योजना किस शैक्षणिक सत्र से शुरू होकर कब तक संचालित होगा? तो ये च्योनिंग अटल छात्रवृत्ति योजना किस शैक्षणिक सत्र से शुरू होकर कब तक संचालित होगा? 2024-25 से 2026-27, 2025-26 से 2027-28 या फिर 2026-27 से 2029-30? ये 2025-26 से लेके 2027-28 तक।
यह योजना 2025-26 से 2027-28 3 वर्षों तक संचालित होगी और इसके बाद 2028-29 में नवीनीकृत की जाएगी। भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर कौन है जिन्हें लखनऊ में छात्रवृत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये कौन है? ये है लिंडी कैमरन। तो भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं लिंडी कैमरन, जिन्होंने लखनऊ में छात्रवृत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। लखनऊ के सिवरी संयंत्र में अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के लिए स्वच्छ भारत मिशन 1 के तहत कितना वित्त पोषण प्राप्त हुआ? तो ये 96.53 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुल 106.18 करोड़ की परियोजना में से 96.53 करोड़ रुपए का वित्त पोषण स्वच्छ भारत मिशन 1 के तहत हुआ है। लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम का पायलट चरण में कितने जिलों के स्कूलों को शामिल किया गया है लर्निंग बाय डूइंग में? तो ये टोटल 15 जिलों के 60 स्कूलों को शामिल किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। पायलट चरण में 15 जिलों के 60 स्कूलों में 5,937 छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत किन 3 पूर्ववर्ती योजनाओं को एकीकृत किया गया है? तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो है सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, शिक्षक शिक्षा टीचर एजुकेशन, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इन सभी पूर्ववर्ती योजनाओं को का एकीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान कब से शुरू हुआ? काफ़ी अच्छा अभियान है ये। तो ये 1 सितंबर 2025 से शुरू हुआ। नो हेलमेट नो फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने IIT कानपुर, IIT BHU और IIT रुड़की के सहयोग से राज्य की कितनी नदियों के पुनरुद्धार का अभियान शुरू किया है? तो ये 75 नदियों, छोटी और सहायक नदियां मिला के टोटल 75 नदियों के पुनरुद्धार का अभियान शुरू किया है। 19-20 जुलाई 2025 को युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 19-20 जुलाई 2025 को युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन जो है ये वाराणसी में आयोजित किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन वाराणसी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के पहले निजी AI संबंधित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन CM योगी ने कहाँ किया? तो ये उन्नाव में निजी AI संबंधित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन CM योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में किया। मुख्यमंत्री ने भारत के पहले निजी AI संबंधित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन जो है उन्नाव में किया। केंद्र सरकार के वक्फ पोर्टल उम्मीद पर वक्फ प्रॉपर्टीज के डिजिटल रजिस्ट्रेशन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में कार्बन क्रेडिट योजना का मुख्य लाभार्थी कौन होगा? कार्बन क्रेडिट योजना का जो मुख्य लाभार्थी होगा वो किसान होगा। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यह योजना राज्य के किसानों के लिए शुरू की गई है, जिसमें IIT रुड़की से सहयोग प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने पर रोक लगा दी है? तो यह है आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या फिर जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के साथ साथ एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी विकसित किया जा रहा है? तो ये लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल। काशी विंध्य क्षेत्र के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पूर्वांचल के 7 जिलों का आर्थिक विकास, ये है काशी विंध्य क्षेत्र के गठन का मुख्य उद्देश्य। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जन्म स्थान और निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये अतरौली है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नोएडा में स्थापित टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री में बनने वाले उत्पाद किस ब्रांड नाम से जाने जाएंगे? तो ये इंजीनियर्ड बाय कॉर्निंग इस नाम से जाने जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो ये पार्वती अर्का पक्षी अभ्यारण्य को घोषित किया गया है। कहाँ पे है ये? गोंडा में है। हाल ही में पार्वती अर्का अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी, जिनके नाम क्रमशः स्वामी सुखदेवानंद और काशी नरेश विश्वविद्यालय हैं? तो स्वामी सुखदेवानंद को शाहजहांपुर में स्थापित किया जाएगा और काशी नरेश भदोही में। तो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नमो घाट जहाँ से हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की शुरुआत हुई किस शहर में स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में ग्वालियर को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो संगीत के क्षेत्र में। अभी हम लोग देख चुके हैं ये 2023 में ग्वालियर को संगीत श्रेणी में शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश के अनुपूरक बजट में महिला एवं बाल विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित है? तो अनुपूरक बजट में महिला एवं बाल विकास के लिए टोटल 535 करोड़ रुपए आवंटित है। प्लेस पार्क योजना के तहत यदि संपर्क मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर या उससे अधिक है तो कौन से उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं? तो ये सभी श्रेणियों के उद्योग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गोरखपुर में रिवर सेल के अंतर्गत निर्माण कार्यों में कैसी डिजाइन अपनाई जाएगी? तो गोरखपुर में रिवर सेल के अंतर्गत निर्माण कार्यों में कैसी डिजाइन अपनाई जाएगी? तो पर्यावरण अनुकूल और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने वाली। 27वें दिव्य कला मेले में कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के दिव्यांग शिल्पियों ने भाग लिया? टोटल 18 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में 18 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 दिव्यांग शिल्पियों ने भाग लिया था। गोरखपुर में बनने वाले वन विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए छात्रावास की क्षमता कितनी होगी? टोटल कितने छात्रों की क्षमता होगी? टोटल 500 छात्र की। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति के तहत बैटरी सेल की कितनी क्षमता तक के निर्माण के प्रोत्साहन दिया गया? उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति के तहत बैटरी सेल की कितनी क्षमता तक के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाएगा? तो 1000 mAh के। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, विजन डॉक्यूमेंट 2047 के अनुसार राज्य का जीडीपी योगदान जनसंख्या अनुपात से कम कितने प्रतिशत के बराबर करने का लक्ष्य है? तो ये 16%। तो विजन डॉक्यूमेंट 2047 के अनुसार राज्य का जीडीपी जो है जीडीपी योगदान जनसंख्या अनुपात के कम से कम 16% के बराबर करने का लक्ष्य है। राज्य का जीडीपी योगदान 9.3 से बढ़ाकर कम से कम जनसंख्या अनुपात के 16% के बराबर करना होगा। तो टोटल 110 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जूनियर असिस्टेंट 3284 एग्जाम में मिलने की संभावना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा और इसीलिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना है। धन्यवाद। जय हिंद।